आज के वीडियो में मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ पूरे गणित एनसीईआरटी बुक से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। पहले वाले प्रश्न में हमसे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक संबंध है, ठीक है, आर, और जो समुच्चय में दे रखा है वह 1 2 3, ठीक है। इस समुच्चय के आधार पर जो संबंध हमें दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है। तो परिभाषित ये जो फलन है ये कैसा फलन होगा ये आपको बताना है। सो आप देखिए भाई, अगर ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे, कितने हैं, सेट है, सेट में हम पद हैं 1 2 3, तो स्वतुल्य होने के लिए खुद का खुद के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। तो ये स्वतुल्य तो बिल्कुल है, ठीक है, ये स्वतुल्य बिल्कुल है। अब देखो स्वतुल्य हो रहा है, यहाँ पर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, सम्मित और संक्रामक दे रखा है। सम्मित और संक्रामक है यानी कि यही साइड लगेगा कि भाई स्वतुल्य तो पूरा पूरा है, स्वतुल्य तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं, सम्मित नहीं होगा। जैसे 1 2 इसमें है तो 2 1 इसमें नहीं है, तो ये देखो सम्मित क्यों नहीं होगा। अगर ए का संबंध बी के साथ होता है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। अगर एक का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध भी तो एक के साथ होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं है। सम्मित और संक्रामक बोल रहे तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। 4 ऑप्शन में एक ही सही होगा ना, तो स्वतुल्य सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, हमारे पास फलन क्या दे रखे हैं। माना कि हमारे पास एक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एक फलन है जिसका प्रांत ये है, तो एफ इनवर्स का प्रांत क्या होगा ये हमें बताना है। देखो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ये हमारे पास एक फलन है, ठीक है, ये एक्स होता है, ये वाई को हम एफ एक्स कहते हैं और एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है। जो प्रांत हमें दे रखे हैं, जिसका प्रांत यानी कि प्रांत में हमारे पास 0 1 2 3 है। अगर मैं x की जगह पर 0 रखूंगा तो 0 मुझे क्या देगा, 0 देगा, 1 की घात 3, 1 की घात 3 1 देगा, 2 की घात 3 मुझे क्या देगा, 8 देगा, और 3 की घात 3 3 3 होती है 27 देगा। ये फलन मेरा f है जो इससे इसमें जा रहा है। और अगर f इनवर्स की बात करें तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो f इनवर्स की स्थिति में ये जो सारे पद हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे, ठीक। तो प्रांत क्या होगा मेरा, 0 1 8 27 होगा। और अगर परीक्षा पूछता तो ये होता, तो प्रांत क्या हो जाएगा, 0 1 8 27। देखो 0 1 8 27, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं साइन टेन इनवर्स एक्स, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। सो देखो भाई, आपको एक लॉजिक तो पता ही है कि अगर बाहर साइन होता है अंदर साइन इनवर्स एक्स होता है, या ऐसे लिखेंगे ना, साइन इनवर्स अंदर आपका अगर साइन एक्स होता है तो उसका मान एक्स के बराबर होता है बराबर। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पर अंदर क्या है, साइन, और तो 10 को आपको किसके पदों में लिखना होगा, साइन इनवर्स के पदों में लिखना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो हमारे पास प्रश्न में क्या दिया है, साइन, और यहाँ है 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। तो 10 इनवर्स को आपको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स के पद में, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स के बट देखो, आपको ये सूत्र पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये जानते हैं आप। यहाँ से साइन कॉस 10 कॉसिक सेक कॉड होता है, तो एक्स के बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। तो 10 क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो ये हमारे पास लंब है और ये हमारे पास आधार है, ठीक। सो अगर हमारे पास अगर देख लो, अगर इसको तुम थीटा मान लोगे, सिंपल वे में देखो, अगर बच्चों को डिटेल में समझना होता है ना, टेन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लो ना, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर एक्स आ जाएगा ना, एक्स के बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, तो एक्स हमारा लंब हुआ, ए 1 हमारा आधार हुआ। तो हमें कर्ण नहीं मालूम, तो कर्ण निकाल लो। कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमें मिल जाएगा 1 + x², ठीक है। अब हमें निकालना है साइन के पदों में निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधा, लंब बट्टे कर्ण, है कि नहीं, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, x है, और कर्ण हमारे पास है √1 + x²। तो थीटा ये इधर आ जाएगा, साइन थीटा है ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x के बट्टे में √1 + x²। तो 10 इनवर्स का मान मैंने साइन के पदों में निकाल दिया है। तो अब मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन बाहर है अंदर क्या है, साइन इनवर्स, ये चीज़
ठीक है, इससे ये हटा, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स के बट्टे में अंडर रूट में 1 + एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले वाले में आ जाओ, चौथे वाले में ऑप्शन में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहा है, देखो इसका मान हमें याद करना है। ठीक है, मैं हर एक प्रश्न को डिटेल में सॉल्व करा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। सो यहाँ देखिए कॉट इनवर्स, एंगल पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ एंगल माइनस में आ चुका है। ठीक है, सो चलो अगर इसको आप x मान लो और इसको y मान लो, तो देखो मैं डिटेल में कर रहा हूँ। तो x हमारे पास है कॉट इनवर्स 1/√3, पॉजिटिव में कॉट इनवर्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट x। इसका मान आपको क्या सोचना है, कॉट में सोचना है। तो इसका मान होता है कॉट, किस एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। कॉट 60 का बनता है यानी कि π/3, कॉट से कॉट ना, x का मान क्या आ गया, π/3। इसको आपने y माना है, y हमारे पास क्या है, देखो दोस्त, y हमारे पास है cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो cos जब भी आपके पास cos इनवर्स माइनस थीटा, तो सूत्र होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। सो देखो y बराबर क्या हो जाएगा, पाई अंदर हो जाएगा cos इनवर्स, और इसका मान आपको cos में सोचना है। cos किस एंगल का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, cos 60 का मान यानी कि π/3, इससे ये हटा तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे सॉल्व कर देते, ये मान लेते हैं y का मान आ गया, और ये हमारा x का मान है, हमें निकालना है x - y। x का मान है π/3 और ये है पाई माइनस के π/3। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लॉसपा ले लो 3, यहाँ से पाई और 3 से गुणा हो जाएगा माइनस के 3 पाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ से पाई, तो पाई और पाई 2 पाई माइनस के 3 पाई बट्टे में 3, आंसर आ जाएगा माइनस के π/3। ठीक है, माइनस के π/3, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर है तो x और y का मान क्या होगा। अगर दो मैट्रिक्स हमारे बराबर होते हैं तो उनके जो संगत पद होते हैं वो बराबर होते हैं। सो यहाँ से देखिए दो समीकरण बना लो ना x और y में, 2x + y किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर, समीकरण एक। और यहाँ से देखो, और यहाँ से देखो, ये आसान भी है। ठीक है, चूँकि 4x किसके बराबर हो जाएगा, x + 6 के बराबर, तो प्लस का x इधर के माइनस का हो गया, 3x बराबर हो गया 6, 3 दूनी 6, x का मान आ गया 2, x का मान 2 आ गया, x का मान उठाओ और यहाँ रख दो, तो x का मान हमने रख दिया। ठीक, 2 दूनी 4, प्लस का 4 इधर के माइनस का हो गया, y का मान कितना आ गया 3, तो x का मान 2, y का मान 3 होगा, x का मान 2, y का मान 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। वेरी वेरी इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप अगर आप ध्यान से देखें क्या बोल रहा है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, हमारे पास जिस आव्यूह का रो और ये जो कॉलम होता है वो आपस में बराबर होते हैं वर्ग आव्यूह में। ठीक है, ए कोई वर्ग आव्यूह है तो a + e' क्या होगा। ठीक है, a + e' क्या होगा वो आपको बताना है। सो देखो अगर वर्ग आव्यूह है, आप जानते हैं a + e' क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। ठीक है, और यहाँ अगर लिखा आता है a - e', ठीक है, तो वो क्या होता, विषम सममित होता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर नंबर 3 में, और ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैंने पुरानी एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमसे यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो सारणी है इस सारणी के बराबर है तो x का मान क्या होगा, देन x इज़ व्हाट। तो इसको पहले हल कर दें, तो इसकी गुणा इसके साथ 2 पंजे 10 और 4 तिया 12, इसकी गुणा इसके साथ 5 दूनी 5 गुणा x है ना, तो 5x माइनस 2 तिया 6x, यहाँ से आ गया माइनस का 2, यहाँ से आ गया माइनस का x माइनस से माइनस कटा तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में आ जाओ,
एक्स का मान 2 कहाँ दिख रहा है आपको? तो यहाँ देखिए एक्स का मान 2 है। ओके, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ए और बी के बीच संबंध क्या होगा जिसके लिए फलन ये चीज़, ठीक है, एक्स बराबर 3 पर सतत है। तो ए और बी के बीच में क्या संबंध है वो आपको बताना है। सो देखिए, अगर एक्स बराबर 3 पर ये फलन सतत है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, इसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी और फंक्शन 3 पे जो मान होगा वो तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं। सो देखो, हम एल एच एल और आर एच एल दोनों निकालते हैं 3 पर। एल एच एल एक्स बराबर 3 पे, 3 से कम के लिए, 3 से कम के लिए फंक्शन क्या है? ये वाला फंक्शन है। तो ये ए एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स की जगह 3 रखोगे तो 3a+1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब हम निकालते हैं आर एच एल। 3 से अधिक के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 3, 3 से अधिक के लिए, 3 से अधिक के लिए ये वाला फलन है bx+3। तो एक्स की जगह पे 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3b+3, क्योंकि सतत है। तो एल एच एल आर एच एल क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए 3a+1 किसके बराबर हो जाएगा? 3b+3 के। तो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 और प्लस का 1 इधर के माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 3a माइनस के 3b बराबर 2। पहले ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है या नहीं है? नहीं है, तो यानी कि 3 उपनिष्ठ निकाला है, 3 उपनिष्ठ निकाल दो। 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। तो a माइनस बी कितना होगा भाई? 2/3 होगा। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर 2/3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं y बराबर log x और x का मान 1 से बड़ा है, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो dy/dx का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x के सापेक्ष में क्या करना है? प्लस करना है, कर दो। dy/dx मैं डिटेल में लिख के दिखा रहा हूँ, डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, सो देखो, आपको पता है लॉग एक्स का प्लस 1/x होता है। ये लॉग है, एक्स की जगह पर ये है, तो इसका प्लस हो जाएगा 1 के बट्टे में लॉग एक्स। इसका हो गया, अब इसका प्लस होगा d/dx लॉग एक्स का अवकलज। तो ये है लॉग एक्स का प्लस क्या होता है? 1/x। तो आंसर आ जाएगा 1 गुणा 1 1 एक्स लॉग एक्स। ठीक है, 1 के बट्टे में एक्स लॉग एक्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 10। हमें दे रखा है √x। √x का मतलब होता है x की पावर में हाफ। √y का मतलब होता है y की पावर में हाफ। और e √ का होता है ये भी। ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। dy/dx निकालना है, तो x के सापेक्ष क्या कर देंगे? अब प्लस कर देंगे। तो सूत्र क्या होता है? n-1 पहले पावर सॉल्व होती है और एक घात कम हो जाती है। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, पहले पावर सॉल्व होगी और एक घात कम होगी। अब y का अवकलज करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है? 0। 1/2 बनिष्ठ आ जाएगा, साथ ही साथ निकाल दे रहा हूँ मैं 1/2 बनिष्ठ। यहाँ से बचेगा x की घात में माइनस के आधा, यहाँ से बचेगा y की घात में माइनस के आधा dy/dx। ठीक है जी, अब आप देखिए, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? 0 के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से देखो dy/dx, ये मैं निकालना, माइनस से नीचे के क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस आधा का मतलब √। और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। तो देखो dy/dx क्या हो जाएगा? माइनस नीचे आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव x, और ये बट्टे वाला इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में। तो ये होगा dy/dx √y/√x माइनस में। ठीक है, √y/√x माइनस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें। कह रहे हैं यदि y बराबर ये है तो dy/dx क्या होगा? सो देखो भाई, y बराबर क्या है? tan इनवर्स। यहाँ पर क्या है? 3x माइनस का x क्यूब
ठीक है, ये चीज़ है। तो ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। अगर एक्स के जगह पर आप टेन थीटा रखोगे, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम रखेंगे। सो देखो, जब इसके जगह पे मान रखोगे वाई बराबर टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला होगा टेन थ्री थीटा का। इससे ये हटा तो ये आ गया थ्री थीटा। थीटा का मान क्या, टेन की पदों में रखोगे टेन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास वाई है। अब इसका हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देना है, डी वाई बट्टे डी एक्स। तो तीन बाहर कांस्टेंट और टेन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है, एक के बट्टे में वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा तीन के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगी जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। तो देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक वृत्त है, मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या आर है, ठीक है। जब आर हमारा 5 सेंटीमीटर होगा तब हमें निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए से एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी कि आर के सापेक्ष आपको अवकलज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी ए बट्टे डी आर। पाई कांस्टेंट बाहर, आर का अवकलज क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r। अब आर की जगह पे 5 रख दो, डी ए बट्टे डी आर। जब आर का मान 5 है तो 5, आर का मान 5 हमने रख दिया, तो 10 पाई। तो आंसर आ जाएगा 10 पाई, ठीक है, 10 पाई। अब मात्रक भी ध्यान से देखना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या का मात्रक होता है सेंटीमीटर। तो आंसर पहला वाला जो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो या परेशानी हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं एफ एक्स जो हमें दे रखा है एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कैसा फलन है ये आपको बताना है। सो अगर आप ध्यान से देखें, देखो फंक्शन एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। सो इसका हम अब क्या करेंगे, एक बार हमें अवकलज करना होता है। एफ डैश एक्स करो, एक्स का अवकलज 1 और कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या है, ये 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है, 1 माइनस क्या है, साइन एक्स है। तो ये कैसा फलन होगा ये हमें बताना है। हमेशा वर्धमान होगा, हमेशा ह्रासमान होगा, ठीक है। देखो, तो आपको पता होगा साइन एक्स का जो मान होता है एक से छोटा होता है, -1 या 1 से बड़ा होता है। अगर आप यहाँ से कोई सा भी मान सोचो इसके बीच में, अगर आप माइनस का भी सोचोगे साइन का मान, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, क्या कर देगा, प्लस। क्योंकि हमें देखना होता है एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जा रहा है तो वो वर्धमान होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो ह्रासमान होगा। आप एक्स का मान कुछ भी सोचो इसके बीच में, जैसे 0 सोच लो 1 आ जाएगा, जैसे माइनस का 1 भी सोच लोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो चूँकि साइन एक्स का मान इसके बीच में रहता है, इस वजह से हमारा एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा रहेगा यानी कि क्या होगा, ये वर्धमान होगा हमेशा, ठीक है। क्या होगा भाई साहब, वर्धमान, हमेशा वर्धमान, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में कॉशेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये हमें बताना है। सो देखिए भाई, सबसे पहले तो इसको सिंपल करना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं। हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बट्टे में है कॉशेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आप जानते हैं सेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर, ठीक है जी। और इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि होगा टेन स्क्वायर एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है,
लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और शेक स्क्वायर थीटा होता है। तो शेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है वो होता है टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर रख दो और अलग अलग ले लो। यहाँ से ले लिया शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और 1 का होता है एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। इंटीग्रेशन देखो, ध्यान से देखना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी कि लिमिट माइनस ए से ए में जा रही है और साइन एक्स की पावर में क्या है 7 है डी एक्स। सो देखो, जब भी माइनस ए से ए में जाना और ये फंक्शन एफ एक्स क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। ठीक है, तो आपको नियम पता ही है कि अगर माइनस ए से ए में लिमिट जा रही हो और फलन हमारा विषम हो तो उस इंटीग्रेशन का मान कितना होता है, 0 होता है। उस इंटीग्रेशन का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा एक झटके में। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है हमारे पास। यहाँ देखो, कह रहे हैं ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। कह रहे हैं इसकी कोटि और घात बताओ, घात का योगफल क्या है ये बताना है। अच्छा, पहले देखो, सबसे पहली चीज़ तो जब भी रेडिकल्स होते हैं उसे हटाना होता है हमें। रेडिकल्स क्या है, अंडर रूट वगैरह ये सब। तो ये देखो हमारे पास ये चीज़ है। ठीक, ये इसीलिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो हमें पहले क्या करना, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। और जैसे ही वर्क करेंगे इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, इसको उठाकर इधर लेके आओ, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 इधर के माइनस का 1। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा अवकल समीकरण है। ठीक है, अवकल समीकरण में सबसे अधिकतम जो कोटि होती है, जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो होता है कि कितनी बार अवकलज हुआ है मैक्सिमम। तो 2 बार अवकलज हुआ है। अच्छा, यहाँ 2 भी तो है, 2 बार अवकलज हुआ है तो कोटि हमारी 2 है। ठीक है, घात हमारी क्या होती है कि जहाँ घात चेक करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो अवकल समीकरण है वो पूर्ण बहुपद के रूप में है कि नहीं है। बिल्कुल है, डी वाई बटे डी एक्स के रूप में बहुपद के रूप में है। और जहाँ से आपने कोटि चेक की थी उसकी पावर देखनी होती है। तो उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो कोटि 2 घात 2 और इनका योगफल कितना हो जाएगा, 4। आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, योगफल पूछा है आपसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहा है, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई शेक एक्स बराबर टेन एक्स का समाकलन गुणक निकालना है। क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, ये हमारा है। सो देखो, ये किस रूप में है, ये रैखिक अवकल समीकरण है जो कि इस रूप में होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू के रूप में होता है, इस रूप में होता है। यहाँ इस प्रश्न में क्यू के स्थान पर है टेन एक्स और पी के स्थान पर क्या है हमारा, शेक एक्स। ठीक है, सो देखिए भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो सूत्र होता है की पावर में पी डी एक्स। तो पी हमारे पास क्या है, शेक एक्स डी एक्स। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें। तो देखो, शेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, शेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग शेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये होता है। और आप सूत्र जानते हैं कि एक ही पावर में लॉग एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ एक्स क्या है, जगह पर क्या है, शेक एक्स प्लस टेन एक्स है। तो आंसर आ जाएगा शेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये होगा हमारा समाकलन गुणक। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, समाकलन गुणक, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण आपके सामने दे रखा है इसका हल क्या होगा। सो देखो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20।
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। तो हमारे पास क्या है, डी एक्स बट्टे एक्स प्लस डी वाई बट्टे वाई बराबर 0। ठीक है, देखो वेरिएबल सेपरेबल ऑलरेडी है, एक्स की तरफ है, वाई वाला वाई के बट्टे में, तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। अब देखो क्या करेंगे, हाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log y इंटीग्रेशन, इधर log है इधर log है, तो इधर हम ले लेंगे log c। log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो log से log हट गया, एक्स वाई बराबर क्या आ गया c। ठीक है, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, हम आते हैं अगले प्रश्न में, आ जाओ। अब आप देखिए, कह रहे हैं यदि सदिश ये वाला और ये वाला संरेख है, ठीक है, अगर ये और ये आपस में संरेख है, ये संरेख है ना, दोनों सदिश अगर आपस में संरेख है तो एक प्रॉपर्टी लगती है। देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, पहला वाला जो सदिश है, दूसरा वाला जो सदिश है, इनके जो गुणज होते हैं वो समान होते हैं, समानुपाती होते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये आपस में बराबर होने चाहिए। सो A1 की जगह पर हमारा A है और A2 की जगह पर हमारा 3 है, B1 की जगह पर हमारा 3 है और B2 की जगह पर यहाँ -4 है, C1 की जगह -2 है और C2 की जगह पर यहाँ पे B है। तो एक बार इसको बराबर ले लो, एक बार इसको बराबर ले लो, आपको A और B के मान मिल जाएंगे। जब A/3 बराबर होगा 3/-4 के, तो 3 3 9, A का मान आ जाएगा 9/-4। और जब 3/-4 बराबर होगा -2/B, तो माइनस से माइनस करना, तो यहाँ से गुणा हो जाएगा, देखो B इधर आ जाएगा और 4 दूनी 8 बट्टे में आ जाएगा 3, तो A का मान -9/4 और B का मान हमारा 8/3 आ जाएगा। तो -9/4 8/3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, एनसीईआरटी का प्रश्न है। कह रहे हैं यदि एक परिमाण A वाला एक अशून्य सदिश है और लैम्डा एक अशून्य सदिश है, तो लैम्डा एक इकाई सदिश होगा यदि, देखो हमें पहले ही बोल रखा है A का परिमाण, ये जो वेक्टर A है ना, इसका परिमाण A दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, और लैम्डा A इकाई सदिश कब होगा, लैम्डा A इकाई सदिश कब होगा, जब इसका मान 1 होगा। अब इस तो कौन सी कंडीशन सही होगी वो बताएं। देखो लैम्डा A है तो लैम्डा का वर्गमूल अलग लग जाएगा, A का वर्गमूल बोला मॉडुलस अलग लग जाएगा। ठीक, इसका मान A के बराबर दे रखा है तो इसका मान A के बराबर रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, यहाँ से देखो A ये गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 के बट्टे में लैम्डा का मॉडुलस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं अगर ये A है और ये हमारा B है, तो B पर A का प्रक्षेप, जिस पर प्रक्षेप बोलते हैं, देखो B पर प्रक्षेप A का, तो जिस पर बोलेगा ना, B पर बोले तो A.B, B का मापांक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो A हमारे पास क्या है, I + 3J + 7K और B हमारा है 2I - 3J + 6K। ठीक है, B का मापांक, तो I का गुणज 2, J का गुणज -3 और K का गुणज 6। ठीक है, स्क्वायर करके अंडर में जोड़ देते हैं, तो I का गुणज डॉट प्रोडक्ट है 2 1 कम 2 और प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और 7 6 42। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 9 36, तो 42 और 2 44, 44 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 35, और नीचे यहाँ से आ गया अंडर रूट
49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 7 पंजे 35, सो आंसर आ जाएगा 5। ठीक, आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो, हमसे क्या बोला जा रहा है, यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात इतने और इतने हैं तो उनके बीच का कोण क्या हो सकता है। अगर देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 होता है तो वो उनके बीच का कोण क्या होता है 90 होता है। तो मैं पहले वो चेक करना चाहता हूँ। ये A1 है B1 C1, तो देखो A1 की जगह A और ये B माइनस C, A2 फिर B1 फिर B2 फिर C1 और फिर है C2, तो ये हो जाएगा AB माइनस के AC, BC माइनस के AB प्लस AC माइनस के BC। तो ये प्लस माइनस सारा कटा, तो ये आ गया 0। चूँकि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 है, तो यानी कि वो लंबवत होंगी। वो रेखाएं आपस में क्या होंगी लंबवत, यानी कि उनके बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंबवत की कंडीशन ये होती है, लंबवत बोले तो 90 डिग्री। सो आंसर आ जाएगा π/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हमसे क्या बोला जा रहा है कि अगर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात है। ठीक है, समांतर के दिक् अनुपात बोला, तो समांतर में क्या होता है उनके रेशियो बराबर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 तीनों बराबर होना चाहिए। अगर लंबवत बोलता तो ऑप्शन नंबर डी सही होता। ठीक है, अगर हमें लंबवत पूछता तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो हमसे क्या बोला जा रहा है, माता पिता और पुत्र एक पारिवारिक तस्वीर के लिए यादृच्छिक रूप से कतार में खड़े होते हैं। ठीक है, ई घटना जो हमें बोला गया है, पुत्र एक छोर पे खड़ा हुआ है, एक छोर पे खड़ा हुआ है, एक छोर पे खड़ा हुआ है। देखो पुत्र मतलब मैं लिख देता हूँ, माता को लिखते हैं हम एम से, पिता को लिखते हैं हम एफ से, और पुत्र को हम लिख रहे हैं सन एस से। एक छोर पे खड़ा हुआ है पुत्र एस, यहाँ पर मम्मी और यहाँ पे पापा, या फिर पुत्र एक छोर पे खड़ा है, यहाँ पर पुत्र, यहाँ पर फादर और यहाँ पे मदर, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे पापा और यहाँ पुत्र, और या फिर एफ इधर हो गया ना, या फिर मम्मी इधर पापा बीच में पुत्र इधर। ये 4 स्थितियाँ हो सकती हैं। ठीक है, ये 4 स्थितियाँ हो सकती हैं। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एफ जो बोला गया है, एफ घटना, ठीक है, एफ घटना क्या हो जाएगी, पिता बीच में खड़ा है, पिता बीच में खड़ा है, तो फादर को बीच में डाल दो, इधर मम्मी आ जाए इधर बेटा आ जाए, या फिर इधर मम्मी आ जाए इधर बेटा आ जाए। यही 2 चीज़ हो सकती हैं। इनका उभयनिष्ठ भी चाहिए होगा हमें, ई इंटरसेक्शन एफ का उभयनिष्ठ क्या होगा, ये दोनों चीज़ उसमें उपस्थित है। ठीक है, एम एफ एस और एस एफ एम, एस एफ एम, ये दोनों उभयनिष्ठ दोनों में, एस एफ एम एम एफ एस। क्योंकि आपको क्या निकालना है प्रश्न में, पी ई बट्टे एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ये हमारा क्या है सूत्र होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो जो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने पद हैं, 2 पद हैं, और इसमें भी कितने पद हैं, बट्टे में एफ चाहिए होता है ना, जो बट्टे में होता है वही, इसमें भी 2 पद हैं। तो सेम टू सेम चीज़ें श्योर इवेंट में आ जाते हैं, तो इसकी प्रायिकता 1 होगी। इसकी प्रायिकता बिना हल किए बता सकते हैं कितनी होगी, 1 होगी। सेम चीज़ है ना दोनों में, बट्टे में दोनों की प्रायिकता समान आएगी, भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। हो गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न में, हमें क्या बोल रहे हैं कि पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी बी अपॉन ए इतना है, तो पी ए अपॉन बी कितना होगा ये बताओ भाई। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो पी ए डैश हमें दे रखा है 0.2, हमें क्या निकालना है, पी ए अपॉन बी निकालना है, यानी कि हमें इसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बी है तो पी बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी पता है, नहीं पता है, पी बी पता है प्रश्न में।
ठीक है, पी भी पता है। सो यहाँ पे आ जाइए, हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है पी बी अपॉन ए। इसका सूत्र होता है पी ए अपॉन बी। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात एक ही होता है। अपॉन में क्या है, पी ए। तो पी ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो आपको पता है पी ए डैश का मतलब है 1 माइनस पी ए। ये हमारे पास 0.2 है, तो ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा। तो 1.0 में से ये घटा दोगे, अच्छा 0.2 है ना, ये घटा देंगे, ठीक। 0.2 है तो ये 0, 10 में से 2 घटाएंगे 8, तो 0.80 आ जाएगा। तो पी बी अपॉन ए दे रखा है हमें 0.4। पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन भी बात है कि होता है, पी हमारे पास 0.80, ये बट्टे में धर के गुणे में आ जाएगा, ठीक है। इसके पीछे 0 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, 4 × 32, ठीक है, 0.2 स्थान के बाद। तो ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन पी, जो हमें नहीं मालूम था। अब हम ये मालूम चल गया तो यहाँ रख दो। तो इसका मान है 0.32 और इसका मान क्या है, पी बी का मान 0.5, ठीक है। पीछे 0 लगा सकते हो तो हाँ, 10 हट गया, 32/50, तो काटोगे 25, तो 16/25, ठीक है। 16/25 नहीं दे रखा है तो भाग दे के दिखाना पड़ेगा। 16 में 10 लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, 25 छंग 150, ठीक है। 0 बढ़ा देंगे, 25 चौके 100, 6.4 आ जाएगा, पॉइंट में 64। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि ए 75% मामलों में सत्य बोलते हैं और बी 80% मामलों में सत्य बोलते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक कथन में दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है ये आपको बतानी है। तो देखो भाई, देखो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, सत्य बोलता है परसेंटेज में, यानी कि सीधा प्रायिकता दे रखा है। पी ए की प्रायिकता है 75%, यानी कि परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 होता है, यानी कि ये 0.75 है, ठीक है। सत्य बोलना है, सत्य बोलते हैं तो झूठ बोलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ए डैश, ठीक है ना। ये झूठ बोलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है वो हमें निकालनी है, पी ए डैश। तो वो क्या होगा, 1 माइनस पी ए, तो एक में से 0.75 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 0.25, ठीक है। उसके बाद पी बी क्या दे रखा है, देखो बी 80% मामलों में सत्य बोलते हैं, 80% दे रखा है हमें, परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 होता है, तो ये आ गया 0.880 भी लिख सकते हैं इसको। तो पी झूठ बोलता है, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, 1 में से पी भी घटा दोगे तो 1 माइनस 0.80, तो आंसर आ जाएगा 0.20। तो प्रश्न में ये बोला गया है कि क्या प्रायिकता है कि एक कथन में दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, यानी कि क्या होगा कि ए सही बोलता है और का मतलब बी गलत बोलता है, या फिर ए गलत बोल रहा है बी सही बोल रहा है, तो दोनों की कुल प्रायिकता क्या होगी। देखो क्योंकि ये दोनों ए और बी दो अलग अलग लोग हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटना होने पे हम ये नियम लगा सकते हैं, पी ए इंटू पी बी डैश, और यहाँ लग जाएगा पी ए डैश इंटू पी बी, ठीक है जी। हमारे मान हमें मालूम है, पी ए हमारे पास है 0.75 और पी बी डैश हमारे पास है 0.20, ठीक है। पी ए डैश हमारे पास है 0.25 एंड पी बी हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 0.80। अब इसको तो गुणा करना है, ठीक है, गुणा करो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 75 दूनी 150, ठीक है, 1 2 3 4 स्थान के बाद 0 ये आ जाएगा, और 25 अट्ठे 200 पीछे से और ये 0, 1 2 3 4 स्थान के बाद 0,
ठीक है, इसको जब जोड़ दोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर अपोन में छोड़ा हुआ है। ठीक है, अपोन में छोड़ा हुआ है तो इसको बट्टे में ही रखना, इसको आप बट्टे में ही रखो। मैंने पॉइंट वर्ड पे कन्वर्ट कर दिया ना, कन्वर्ट मत करना, डेस बट्टे में रखना और हल करके अपना आंसर बताना कि कितना आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है सही वो बता देना कमेंट करके। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? कह रहे पी ए इतना है, पी बी इतना है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, पी ए डैश यूनियन बी डैश 1/4 हो तो ए और बी क्या हो सकता है? ठीक है, दो चीज़ें, एक स्वतंत्र एक परस्पर अपवर्जी। सो देखो भाई, हमारे पास हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास ये पी ए डैश यूनियन बी डैश, तो हम डी मॉर्गन्स लॉ हम जानते हो, अगर दोनों में डैश और यूनियन है तो क्या हो जाता है? पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है, उसका डैश लग जाता है, और इसका डैश होगा तो क्या होगा? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं? हम मानते हैं कि घटना हमारी क्या है? स्वतंत्र है। अगर हमारी घटना स्वतंत्र है तो ये क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। अगर ये घटना हम स्वतंत्र मान के चले, स्वतंत्र लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो देखो, तो 1 माइनस पी ए हमारा क्या है? 1/2 है, और पी बी हमारा क्या है? 7/12 है। ठीक है, तो क्योंकि अपवर्जी तो हो नहीं सकता। ठीक है, परस्पर अपवर्जी में क्या होता है? अपवर्जी होने पे ए इंटरेक्शन बी का मान क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, 12 दूनी 24, तो 24 एकम 24 माइनस 7/24। ठीक है, तो यहाँ से 24 में 7 घटाओगे तो 17, और बट्टे में 24 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो, ये हमने कैलकुलेट किया है। अब मान के हमने चले थे कि भैया ये इवेंट जो है ना, वो हम मान के चले थे कि ए और बी घटना स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। परंतु अगर अब जब हम देखेंगे ये चीज़ हमारे पास प्रश्न में क्या दे रखी है? 1/4 है। अगर ये वास्तव में इंडिपेंडेंट होती तो देखो ये चीज़ हमारे पास 17/24 आ रही है, तो ये उसके बराबर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने पर ना इसका मान 0 होता है, तो वो भी फिर क्या हो जाता है? यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ 1/4 है, तो दोनों के दोनों होंगे, ये भी तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आ जाते हैं आखिरी प्रश्न पर। हमसे क्या बोला जा रहा है? रैखिक व्यवरोधों के निकाय से निर्धारित एक सुसंगत परिपथ क्षेत्र के कोणीय बिंदु इतने हैं, इतने हैं और इतने हैं। 3 कोणीय बिंदु दे रखा है। z हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू वाई। ठीक है, और p और q का मान 0 से बड़ा बोला गया है। यदि कोणीय बिंदु इतना और इतना z पर न्यूनतम मान प्राप्त होता है, दोनों बिंदु पर सेम न्यूनतम मान मिलता है, न्यूनतम बोला है ना, तो p और q के बीच में शर्त क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, ये बताना है। सो देखो भाई, प्रश्न में क्या बोला गया है? z हमारे पास क्या है? पी एक्स प्लस क्यू वाई है। हमें 3,0 पे भी मिलता है, 3,0 यानी कि x के जगह पे 3 और y के जगह पे 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3,0 ना, x के जगह पे 3 और ये है p, तो ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 0, तो z एक तो मिल गया 3p। फिर प्रश्न में क्या हो रहा है? 1,1 पे भी मिलता है, तो x के जगह पे 1 और q के जगह और y के जगह पे भी 1, तो ये आ जाएगा p प्लस q। ये भी हमारा न्यूनतम मान है, तो दोनों मान न्यूनतम है, तो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो प्लस का अरे यार, प्लस का p इधर के माइनस का p हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p बराबर q। क्या आ जाएगा? 2p बराबर q आ जाएगा, तो 2p बराबर q। देखो यहाँ से बट्टे का 2p बराबर q, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जो 2 गुणे में इधर के क्या लिख सकते हैं? बट्टे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 30 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें ना दोस्तों।